नेशन में देखो, एक तो जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, और एक एक मान लो मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है, और इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। सपोज दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे और इन अपोजिट डायरेक्शन वालों का जो है करवाना है। तो क्या होता है कि ये जो सीक्वेंस जो दिख रहे हैं हम लोग को ABCD, इसमें जो है वो कुछ खास तरीके के प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है ना टस प्रोटीन बोलते हैं ये जो है टर सीक्वेंस में जो प्रोटीन बाइंड करते हैं उन प्रोटीन का नाम है, उन सारे जो प्रोटीन्स हैं उनका नाम है टस। ठीक, टस प्रोटीन ये जो है वो नाम है इसका। ये जो ब्लू ब्लू वाले दिख रहे हैं, इनका जो खासियत है वो ये है कि जो प्रोटीन एक डायरेक्शन से आ रही है, मतलब इनके खुद के डायरेक्शन से जो आएगी, मतलब ये इधर से, इसको ये क्रॉस, मतलब प्रोटीन बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो फोर्क जो चलते हुए रेप्लिकेशन कराते हैं इसको जो है क्रॉस करा देगा, मतलब अपने से क्रॉस करा देगा जो एक डायरेक्शन में आएगी। लेकिन जो इनके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होगी, मतलब जो इस डायरेक्शन में आ रही होगी, इनका इस तरीके से ही इनका जो जो भी कन्फर्मेशन बना हुआ है, जो भी अपोजिट से आ रही होगी उसको रोक देगा। तो देखो इस इधर ऐसे वाले जो कन्फर्मेशन है इस तरीके से जो है इस साइड से तो क्रॉस कर गया, लेकिन ऐसा जहां कहीं पे भी मिलेगा वहां पे रुक जाएगा। तो इस फोर्क को देखो, इधर से इसमें से क्रॉस कर गया और यहाँ पे रुक गया। इसी प्रकार से इधर से जो भी फोर्क आएगा, इधर से जो फोर्क आ रहा होगा दूसरे स्ट्रैंड में, वो वाला इससे जो है वो क्रॉस हो जाएगा, लेकिन कहाँ जाके रुकेगा, इस वाले में। तो इस तरीके से ये टस प्रोटीन जो है वो टर सीक्वेंस में बाइंड होता है, और जो अपोजिट डायरेक्शन से जो भी रेप्लिकेशन फोर्क आ रहे हैं जिसमें जो है वो रेप्लिकेशन चल रहा है, उसका जो है वो टर्मिनेशन कराने का काम करते हैं। तो ये था टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में सिर्फ इतनी सी चीज थी कि टर सीक्वेंस से जो है वो टस प्रोटीन जो है वो बाइंड होता है, और टस प्रोटीन बाइंड होके इस चीज को करता है। तो देखो पहले टर ए टर्मिनेट एक डायरेक्शन को, टर सी दूसरे, और बाकी जो भी और भी जो हम लोग देख रहे हैं ABCD ये सब जो है वो अगर यहाँ पे मान लो किसी वजह से नहीं रुका तो उसके बाद वाले सीक्वेंस में रुकेगा। तो वो जो है एक तरीके से क्या है, बैकअप साइट है। इसमें से टर्मिनेशन से जो है वो पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि टस प्रोटीन, ये वाले जो टस प्रोटीन है, टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन यूटिलाइजिंग सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, ये जो है किसको इनहिबिट करता है, डीएनए बी प्रोटीन, या फिर जिसको हम लोग डीएनए प्रोटीन और जिसको हम लोग हेलिकेज कह रहे थे उसकी एक्टिविटी को। तो हेलिकेज की एक्टिविटी को जब वो ब्लॉक करता है तो इसका मतलब जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के, वो उसका सेपरेशन बंद हो जाएगा। और जब डीएनए का सेपरेशन ही बंद हो जाएगा हेलिकेज एक्टिविटी जो है वो उसके कारण, तो जो है आगे जो है वो फोर्क जो है वो आगे सरवाइव नहीं करेगा, वहीं पे वो जो है वो खत्म हो जाएगा। और ऐसा करते ही डीएनए बी प्रोटीन हेलिकेज एक्टिविटी वहां से जो है वो डीएनए बी प्रोटीन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, जो भी उसका जो सीक्वेंस था वहां पे रिलीज हो जाएगा। तो कंप्लीट सिंथेसिस जैसे ही हो जाता है तो जो अब ये टर्मिनेट भी हो गया, तो इसका मतलब जो दो डीएनए ड्यूप्लेक्स अब फॉर्म हो गए वो जो है वो कैटेनेट फॉर्म में रहते हैं। कैटेनेट फॉर्म का मतलब, मान लो कि ये पहला जो डीएनए है, इस ये जो है वो डबल स्ट्रैंड है, और इसी से जैसे दो चूड़ी आपस में जो है वो गुथे हुए हैं इस फॉर्म में रहते हैं, इसको बोलते हैं कैटेनेट फॉर्म में। कि एक जो गोलाई है उसके अंदर जो है दूसरी गोल, तो ये जो है वो फंसे हुए होते हैं। तो इस कैटेनेशन को रिमूव करना है, इस तरीके से जो फंसे हुए हैं इसको रिमूव करते हैं। और रिमूव कौन करता है, टोपो आइसोमरेज। क्योंकि ये जहां से भी फंसे हुए हैं वहां से अगर ये निक बना देगा तो उस निक के पास से ये जो है कंप्लीटली वहां से अलग हो सकता है। तो इस तरीके से फाइनली एक सिंगल पेरेंटल ड्यूप्लेक्स डीएनए से दो जो है वो प्रोजेनी जो है वो डीएनए का क्या हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है। तो इस तरीके से कंप्लीट जो है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया है। अब इसका चाहे तो रेगुलेशन भी कर सकते हैं, स्टार्ट करें या स्टॉप करें, तो उसमें जो है कुछ ना कुछ रेगुलेशन होना चाहिए। तो खासकर पे किस प्रोसेस का चाहिए हम लोगों को रेगुलेशन, इनिशिएशन प्रोसेस का। क्योंकि इनिशिएशन होने के बाद हम लोग को पता है कि उसके बाद में तो क्या है, कंप्लीटली जो है वो नए नए जो न्यूक्लियोटाइड है जो है वो आके जुड़ते जाते हैं, और नए न्यूक्लियोटाइड के आके जुड़ने की वजह से कंप्लीट सिंथेसिस हो जाता है। तो जैसे जो है वो 13 मर से ओपन होता था,
जो अवेलेबल है बहुत ज्यादा संख्या में, देन रेशियो ऑफ डीएनए टू सेल मॉइस क्वाइट हाई, यानी डीएनए ए प्रोटीन का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डीएनए का सिंथेसिस जो है वो होगा, क्योंकि वो बार बार जो है उस चीज को ओपन कर देगा। लेकिन अगर डीएनए ए जो है वो रेगुलेट कर दें और डीएनए ए प्रोटीन ही जो है वो सेल में बनना बंद हो जाए तो वो चीज जो है वो संभव नहीं होगी, क्योंकि 9 से जुड़ने वाला ही कोई नहीं है, तो सबसे स्टार्ट करने वाला प्रोटीन ही कोई नहीं बनेगा। तो क्या होते हैं, जहां पे ये डीएनए ए जुड़ते थे वो उसमें एक सीक्वेंस था जीएटीसी, उसके 9 सीक्वेंस में से एक सीक्वेंस था जीएटीसी। उस जीएटीसी को क्या कर दें हम लोग, मिथाइलेटेड कर दें। अगर उसमें जो है मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, और जो 13 मर्थ है उसमें भी जो ये इस तरीके के जो सीक्वेंस थे उसको भी हम लोग मिथाइल कर दें, तो जो इस तरीके के जो प्रोटीन्स जो है वो आके जुड़ते थे वो अब इसमें नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि जिस सीक्वेंस में जो जुड़ता था वहां पे क्या आके जुड़ चुका है, मिथाइलेशन। तो वही जब नहीं हो पाएगा, जो प्राइमरी जो सबसे प्रारंभिक प्रोटीन था वही आके नहीं जुड़ पाएगा, तो जो है वो रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू ही नहीं हो पाएगी। तो इस प्रोसेस से जो है वो इसको करके रखते हैं। मिथाइलेशन, फॉस्फोरिलेशन, ये सब ऐसी टेक्निक्स है जिससे कि किसी प्रोटीन को किसी डीएनए में बाइंड करने से रोका जाता है। तो इसके ही साथ में हम लोगों का प्रोकैरियोट्स का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो खत्म हो गया है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम आज की क्लास का समापन करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो।